और मेरे फिल्मी यारों, कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके। ये मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो रोहिणी लहरी हैं और ये मूवी 45 करोड़ में बनाई गई है। और ये मूवी पहले थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी, पर ये कोरोना क्राइसिस और लॉकडाउन की वजह से ये मूवी को अमेज़ॉन में रिलीज़ करना पड़ा। और ये मूवी को अमेज़ॉन को बेचा गया 60 करोड़ में। और 12 जून को अमेज़ॉन के प्राइम में ये मूवी रिलीज़ हुई और पहले ही दिन ये मूवी लगभग 100 करोड़ कमा ली। और इसी के साथ अब तक की डेटा के हिसाब से ये मूवी 100 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है और 4 से 5 मिलियन व्यूज़ भी इस मूवी को आए हैं। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी मूवी है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये मूवी का नाम है गुलाबो सिताबो और ये मूवी अमेज़ॉन में रिलीज़ हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फिल्मी यारों की दुनिया में आ गए हो तो बेल आइकन दबा दो। ये मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये मूवी के किरदारों का नाम बता दूं। तो ये मूवी का पहला किरदार, और ये बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है, फातिमा महल, जो कि एक बहुत बड़ी हवेली है। वो इसका सेंटर है इस कहानी का। और दूसरे किरदार है अमिताभ बच्चन जी, जो कि चुन्नन मिर्ज़ा नवाब साहब का रोल कर रहे हैं, जो कि एक बूढ़े आदमी हैं। दूसरा किरदार है आयुष्मान खुराना, जो कि बाके रस्तोगी, जो किराएदार हैं फातिमा महल के, उसका रोल कर रहे हैं। विजय राज, जो कि ज्ञानेश शुक्ला के कैरेक्टर में है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, यानी पुरातत्व विभाग के। ब्रिजेंद्र काला, जो कि लॉयर हैं, क्रिस्टोफर क्लार्क नाम के लॉयर का वो रोल कर रहे हैं। फारूक जफर, जो कि खुद फातिमा बेगम है, जो कि अमिताभ बच्चन यानी मिर्ज़ा नवाब साहब की वाइफ हैं। बाके रस्तोगी यानी आयुष्मान खुराना की 3 सिस्टर, गुड्डू, पायल और नीतू। और फौजिया, जो बाके की गर्लफ्रेंड है, यानी आयुष्मान खुराना की गर्लफ्रेंड है। नवाबों के शहर यानी लखनऊ में बसा फातिमा महल। ये महल का नाम फातिमा इसलिए है क्योंकि यहाँ की बेगम का नाम है फातिमा, जो कुछ समय बाद 95 साल की होने वाली हैं। बेगम फातिमा इस महल से बहुत प्यार करती हैं। उसे ये पुश्तैनी महल अपने दादा से विरासत में मिला था। इस महल से बेगम फातिमा इतना प्यार करती थी कि उसने इस महल के लिए अब्दुल रहमान की मोहब्बत भी ठुकरा दी। यहाँ तक कि अब्दुल रहमान फातिमा के साथ शादी करके उन्हें लंदन लेके जाना चाहते थे, पर फातिमा तो इस महल से प्यार करती थी। उसे सारी जिंदगी इस महल में ही गुजारनी थी। फातिमा इस महल में बॉर्न हुई, मतलब पैदा हुई थी। उनका बचपन यहीं गुजरा था। उनकी बहुत सी यादें जुड़ी थी इस महल से, इसलिए उन्होंने अब्दुल रहमान को छोड़कर मिर्ज़ा नवाब साहब यानी अमिताभ बच्चन से शादी की। मिर्ज़ा साहब फातिमा बेगम से 17 साल छोटे थे, मतलब जो अमिताभ बच्चन है वो 17 साल छोटे हैं फातिमा बेगम से। क्योंकि वो घर जमाई बनने को तैयार थे, इसलिए फातिमा बेगम ने उनसे शादी कर लिया। मिर्ज़ा साहब की कोई औलाद नहीं है, पर वो भी उनको ये हवेली चाहिए, मतलब वो थोड़े लालची किस्म के। मिर्ज़ा साहब रात को अपने किराएदारों के कभी बल्ब, घंटी, झूमर चुराकर बेच देते थे। इससे आप समझ गए होंगे कि वो पैसे के कितने बड़े लालची थे कि अपने ही घर के किराएदारों की चीज़ें बेच दे रहे। फातिमा महल में 3 किराएदार रहते थे, मिश्रा जी, सैयद अंकल और इस मूवी के लीड एक्टर आयुष्मान खुराना, जो कि बाके रस्तोगी के किरदार में अपनी पूरी फैमिली के साथ इसी महल में रहते थे। अब जो सैयद और मिश्रा जी हैं, मतलब बाकी जो टेनेंट्स हैं, मतलब जो किराएदार हैं, वो 70 रुपये महीना किराया देते थे, पर बाके रस्तोगी मात्र 30 रुपये महीना ही देते थे। और वो भी उन्होंने पिछले 3 महीने से 30 रुपये महीना भी किराया नहीं दिया था। जब भी मिर्ज़ा साहब किराया बढ़ाने की बात करते थे तो रस्तोगी मिर्ज़ा को कुछ ना कुछ मतलब डांट देता था या फिर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोल के चुप करा देता था।
बाके रस्तोगी के साथ उसकी माँ और 3 बहन यानी गुड्डू, पायल, नीतू भी रहते हैं। फौजिया से बाके रस्तोगी की मोहब्बत भी चल रही है। मिर्जा साहब तो इस महल में पुराने ही हैं, पर बाके की फैमिली भी 70 साल से इसी महल में रह रही है और अपना परचम लहरा रही है। अब मिर्जा साहब बाके को भगाने के एक भी मौका नहीं छोड़ते, पर बाके भी न्यू जनरेशन का न्यू लौंडा है। बाके भी जाने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन मिश्रा जी की वजह से मिर्जा साहब का दीवार बाके से गिर जाता है। मिर्जा साहब ने इसकी कंप्लेंट पुलिस में कर दी। पुलिस तो इस मामले में कुछ भी नहीं की, पर वहां मौजूद है पुरातत्व विभाग का एक आदमी यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक आदमी ज्ञानेश शुक्ला, और उसकी नजर आ गई है इस फातिमा महल में। शुक्ला जी लग गए महल को ऐतिहासिक धरोहर साबित करने में, इसलिए वो महल में आके वहाँ की ईंटों का सैंपल लैब में चेक करवाने के लिए भेज देते हैं। और साथ ही उसने बाके और बाकी के किराएदारों को वादा किया है कि एक बार ये हवेली ऐतिहासिक साबित हो गई तो इन सबको एक एक अच्छा फ्लैट मिल जाएगा। इसलिए सारे उसकी हेल्प कर रहे हैं, और बाके भी। मिर्जा साहब भी समझ रहे हैं, और उन्होंने भी मुलाकात की है क्रिस्टोफर क्लार्क नाम के लॉयर से जो वकालत का काम करता है। और उन्होंने भी मिर्जा साहब को वादा किया है कि वो ये घर बाकी किराएदारों से खाली करवा के मिर्जा साहब के नाम में कागजात करवा देंगे। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि बाके और मिर्जा साहब के बीच में अब प्रॉब्लम्स हो गए हैं ओनर और टेनेंट के बीच में, और दोनों ही कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इस हवेली पे कब्जा कर लें। पर मिर्जा साहब ये जानते हैं कि ये महल तो फातिमा के नाम पे है। क्रिस्टोफर कहता है कि ये सॉल्व कर दूंगा मैं ये मसला, पर तुम्हें जितने भी फातिमा के रिश्तेदार जिंदा हैं ना, उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। और अब मिर्जा साहब और क्रिस्टोफर वकील एक एक करके फातिमा के जो भी रिश्तेदार जिंदा हैं उन सबके पास एनओसी लेने पहुंच जाते हैं। कुछ रिश्तेदार मर गए हैं और कुछ जिंदा हैं। जो जिंदा है वो आसानी से एनओसी दे देते हैं। पर अब सिर्फ एक काम बचता है, फातिमा जी का अंगूठा लेना। तो जो मिर्जा साहब है वो रात के अंधेरे में जाते हैं फातिमा के रूम में और उनका अंगूठा ले लेते हैं। पर जिस उंगली का अंगूठा लेना था वो गलत हाथ का अंगूठा ले लेते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। अब गलत हाथ की उंगलियों का अंगूठा लेने से मिर्जा साहब का सारा प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है और फातिमा जी समझ जाती हैं कि मिर्जा साहब कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी दोनों हाथों की सारी उंगलियों में पट्टी बांधकर बैठ जाती है। अब एक बार क्या होता है कि मिर्जा साहब को गलत फहमी हो जाती है कि फातिमा की हेल्थ खराब है और वो अब थोड़े ही दिन में चल बसेंगी। मिर्जा साहब जाके कफन भी खरीद लेते हैं, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में जगह भी रिजर्व करवा ली थी। उन्हें लगा कि हवेली अभी उनके नाम हो जाएगी क्योंकि फातिमा जी थोड़ी दिन में चल बसेंगी। पर जब वो घर पहुँचते हैं तो फातिमा बेगम तो बिल्कुल ठीक होती है और अब वो एकदम परेशान हो जाते हैं। तो अभी क्रिस्टोफर जो वकील है वो एक प्लान बनाता है। एक्चुअली है क्या कि जो पुरातत्व वाले ज्ञानेश शुक्ला है ये बेवकूफ़ बना रहे हैं बाके रस्तोगी को यानी आयुष्मान खुराना को कि मैं तुम्हें फ्लैट दे दूंगा, और ये जो वकील है ये बेवकूफ़ बना रहे हैं मिर्जा साहब को कि मैं तुम्हारा हवेली खाली करवा दूंगा। पर ये दोनों ही किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये दोनों हवेली हड़पने के चक्कर में हैं, इन दोनों जन की लालच में। तो अब होता ये है कि जो क्रिस्टोफर लॉयर है वो हवेली को बेचने का प्लान बनाता है। एक्चुअली में हवेली काफ़ी करोड़ों की है, पर मिर्जा साहब को क्योंकि वो पढ़े लिखे तो है नहीं, इसलिए उनको पता नहीं कि ये हवेली करोड़ों की है। इसलिए अब वो वकील एक प्लान बनाता है और वो लेके जाता है मिर्जा साहब को एक बिल्डर के पास। उस बिल्डर का नाम है मुनमुन, जो उससे वो लोग बात करते हैं और फातिमा महल को बेचने का बोलते हैं। मिर्जा साहब तैयार हो जाते हैं और मिर्जा साहब को 100% विश्वास हो जाता है कि अब मेरा जो हवेली है वो ये पुरातत्व विभाग वाला का ज्ञानेश शुक्ला और उसके लोग हड़प लेंगे।
इसलिए वो भी इस हवेली को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और मुनमुन बिल्डर जो है वो क्रिस्टोफर के साथ मिल के मिर्ज़ा साहब को बोलता है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा इस हवेली के। 5 लाख रुपया सुनते ही मिर्ज़ा साहब बहुत खुश हो जाते हैं। वो तो इतने बड़े रकम की गिनती तक भी नहीं जानते थे। तो मिर्ज़ा साहब पैसों की लालच में इक्काई दुक्काई करके 5 लाख रुपया गिन रहे रहते हैं। और अगले ही दिन मुनमुन बिल्डर के साथ क्रिस्टोफर लॉयर पहुंच जाता है मिर्ज़ा साहब को पैसे देने और हवेली खरीदने। तभी वहाँ पे पुरातत्व विभाग के ज्ञानेश शुक्ला और उनकी पूरी टीम पुलिस के साथ पहुंच जाती है हवेली सील करवाने। तो बाकी बहुत खुश होता है कि मेरे तरफ से भी पुरातत्व वाले लोग आए हैं, और मिर्ज़ा साहब खुश रहते हैं कि मेरी तरफ से मुनमुन बिल्डर और क्रिस्टोफर लॉयर आए हैं। मतलब ये दोनों पक्ष हवेली में पहुंच जाता है हवेली खरीदने। तो ये भी पुरातत्व वाले जो बाकी को लालच दे रहते हैं कि तुम्हें फ्लैट देंगे, ये सब बता दे कि नहीं तुम्हें कुछ फ्लैट नहीं देंगे, तुम टेनेंट हो, तुम्हारा क्या हक इस फ्लैट में, तुम निकल जाओ यहाँ से। अब बाकी रस्तों की एकदम शॉक हो जाता है। और वहीं मुनमुन बिल्डर 5 लाख रुपया मिर्ज़ा साहब को देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही सब तू मैं चलती रहती है। तभी हवेली के ऊपर के फ्लोर से आवाज़ आती है कि फातिमा दीदी चली गई, फातिमा दीदी चली गई। मतलब ये उनके जो कैरटेकर है वो आवाज़ देती रहती है कि फातिमा दीदी चली गई, फातिमा दीदी चली गई। और उनके कमरे में एक लेटर है जो फातिमा बेगम लिखी रहती है। तो बाकी रस्तों की भाग के ऊपर जाता है और वो लेटर निकालता है, खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। तो उसमें फातिमा बेगम लिखी रहती है कि वो अब अब्दुल रहमान के पास जा रही हैं। अब्दुल रहमान ये किरदार रहता है कि अब्दुल रहमान जो मैंने बताया था कि फातिमा बेगम का बचपन का प्यार है, उसके पास जा रही हैं। और उन्होंने ये हवेली जो है पूरी 1 रुपये में अपने प्रेमी अब्दुल को बेच दी है। अब सबके पास कोई रास्ता नहीं है, मतलब अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं है इस हवेली को पाने का। और अब उन्हें किसी भी हाल में ये हवेली खाली ही करनी पड़ेगी, चाहे वो मिर्ज़ा साहब हो या बाकी सब किराएदार हो, बाकी रस्तों की हो और जो भी। तो अब जो ये पूरा सीन हुआ कि सब दोनों पक्ष लोग आए, तू मैं हुई और कहानी अचानक से पलट गई और फातिमा बेगम अपने बचपन के प्यार को ये फ्लैट बेच देती है, मतलब ये हवेली दे देती है। ये सीन बहुत ही ज़बरदस्त है, आप सब लोग भी ज़रूर ये सीन देखिएगा। तो अब मैं वापस से आता हूँ टॉपिक पे कि बेचारे मिर्ज़ा साहब जो हवेली का ख्वाब देख रहे रहते हैं वो सब चूर चूर हो जाता है। और जो फातिमा बेगम है वो मिर्ज़ा साहब को बेघर नहीं करती हैं, वो मिर्ज़ा साहब को 2 रूम वाला जो एक जगह रहती जो वहाँ से थोड़ी दूर होती है देती हैं, और जो मिर्ज़ा साहब की पसंदीदा कुर्सी है वो भी देती हैं। तो अब होता क्या है कि सब किराएदार लोग हवेली खाली करना स्टार्ट कर देते हैं। सब किराएदार लोग रोते रोते बिलखते हैं, हवेली खाली कर देते हैं। बेचारे मिर्ज़ा साहब भी शौक में हैं और वो भी अपनी वो एकमात्र कुर्सी लेके चले जाते हैं उस घर में जो फातिमा बेगम ने उन्हें दी है। और अब जो मिर्ज़ा साहब हैं वो इक्का चला रहे हैं, मतलब घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं और घोड़ा गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं। वो काफ़ी बूढ़े थे। और अब कुछ टाइम बाद वो हवेली को सब ठीक ठाक करके एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फातिमा बेगम 95 इयर्स की होने वाली थी, तो उनकी बर्थडे पार्टी होती है और उसमें बड़े बड़े रईस लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं। उसमें वो क्रिस्टोफर लॉयर भी आता है, उसमें वो मुनमुन बिल्डर भी आता है, उसमें वो पुरातत्व विभाग वाला ज्ञानेश शुक्ला भी आता है। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि सब लोग आते हैं। और सिर्फ 2 लोग नहीं आते उसमें, बाकी जो आयुष्मान खुराना है और दूसरे खुद मिर्ज़ा साहब, ये दोनों को गेट के अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता है। और ये दोनों गेट के बाहर खड़े रहकर देख रहे रहते हैं कि हवेली में कुछ पार्टी चल रहा है, कुछ फंक्शन चल रहा है। और अब बहुत मतलब कहानी में एकदम ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है, और ये मतलब मेरा फेवरेट सीन है, आप लोग भी देखना ज़रूर। और फातिमा बेगम उस चिट्ठी में ये भी बताती हैं कि जो वो चिट्ठी लिखी रहती है उसमें ये भी दिखाती हैं कि उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो ये हवेली बेचना चाह रहे हैं। फातिमा बेगम जो रहती है वो एक्चुअली में मरने के बाद तो वो हवेली मिर्ज़ा साहब की ही होने वाली रहती है, पर फिर भी ये मिर्ज़ा साहब की हरकतें देखकर उस चिट्ठी में
फातिमा बेगम लिखती हैं कि तुम्हारी ये हरकतें देखकर मैंने ये जो हवेली है वो उस मेरे बचपन के प्रेम को बेची, क्योंकि तुम इस हवेली को किसी बिल्डर को दे रहे थे। इसलिए जो फातिमा बेगम का एक डॉक्टर रहता है जो उन्हें देखने आता है, चेक करने आता है, वो एक्चुअली डॉक्टर नहीं रहता है, वो उनके पास जाके सब वकालत का ही पेपर्स बना रहा रहता है हवेली नाम करने के लिए। ये भी चिट्ठी में फातिमा बेगम बताती है। तो लास्ट में अब मिर्ज़ा साहब को और बाकी को कुछ मिलता नहीं है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और जो मिर्ज़ा साहब हैं वो इतने लालची होते हैं कि जो उनको पसंदीदा कुर्सी भी होती है ना, वो भी उसको 250 रुपये में बेच देते हैं, उस कुर्सी को भी। तो अब ये पूरी कहानी ख़त्म होने पे आ गई है। और लास्ट सीन जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाके और मिर्ज़ा साहब एक जगह बैठे हैं और बाके पूछता है मिर्ज़ा साहब से कि आप 15 साल छोटे थे फातिमा बेगम से, तो आपने फातिमा बेगम को क्या देखकर शादी की? तो मिर्ज़ा साहब बोलते हैं कि मैंने हवेली देखकर शादी की। और जब बाके पूछता है मिर्ज़ा साहब से कि फातिमा बेगम ने आप में क्या देख के शादी की, तो मिर्ज़ा साहब बोलते हैं मेरी जवानी देखकर शादी की। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है और ये कहानी बहुत ही अच्छी है, आप सब लोग भी ज़रूर देखिएगा। मैं इस कहानी को 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और आप लोग प्लीज़ अमेज़ॉन प्राइम पे जाके इस कहानी को ज़रूर देखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप इस मूवी को देखने के बाद अमेज़ॉन प्राइम पे क्या रिव्यू देंगे या क्या रेटिंग देंगे। ये कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों के साथ हमारा कंटेंट को शेयर भी कीजिए, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कीजिए। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को लाइक और फॉलो भी कीजिए। अभी भी हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम का नया चैनल भी खोला है जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि हम आगे क्या कंटेंट देने वाले हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो इसे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्दी लौटेंगे अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।